नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम रीट एग्जाम 2025 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 लेकर आ गए हैं, जिसके अंदर मैंने दोस्तों और L1 व L2 के अंदर पूछे जाने वाले सभी विषयों से प्रश्न शामिल किए हैं। दोस्तों ये मॉडल टेस्ट पेपर आपकी आने वाली रीट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्रत्येक प्रश्न को और आपको बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपका भी सपना है तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना, तो आज ही हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको और रीट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम और बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी के क्वेश्चनों की। तो दोस्तों जो आज हमारा और साइकोलॉजी का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विकास में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों किसी भी और बालक के विकास के लिए और उसकी आयु और उसका जो इन्वायरमेंट है यानी पर्यावरण है और उसकी जो वंशानुगति यानी हेरिडिटी है वो सभी और उस एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में और भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं, यानी कि बच्चे की आयु, आसपास का वातावरण और उसकी जो वंशानुगति है यानी कि जो हेरिडिटी है वो तीनों ही और महत्वपूर्ण कारक है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सिगमंड और फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कौन से भाग हैं? दोस्तों जो सिगमंड फ्राइड थे उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया था उनके अनुसार जो व्यक्तित्व होता है किसी भी इंसान का, उसके कौन कौन से भाग होते हैं ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, ईड, ईगो और सुपर ईगो। दोस्तों सिगमंड फ्राइड के अनुसार और किसी भी इंसान के व्यक्तित्व के और जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो भाग हैं वो हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सीखने में प्रेरणा का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, विद्यार्थी को सक्रिय बनाना। दोस्तों जो प्रेरणा होती है यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने की जो प्रबल इच्छाएं होती हैं वो और विद्यार्थी को और उस चीज़ को सीखने के लिए और सक्रिय बनाए रखती है और उसे मोटिवेट करती रहती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, शारीरिक उपस्थिति। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आप शारीरिक रूप से उस चीज़ और वहाँ पर उपलब्ध हो। दोस्तों अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखें तो दोस्तों आज जितनी भी ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें और हम और टीचर के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होते, फिर भी हम और उन चीज़ों को सीख पाते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीखने की प्रक्रिया के लिए और आपका शारीरिक उपस्थित होना ज़रूरी नहीं होता है, जबकि आपकी रुचि सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपकी मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, कहीं आप दिवाले के या पागल तो नहीं है, आपकी आयु क्या है, ये सभी चीज़ें हैं और सीखने की प्रक्रिया में और एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी, यानी कि विशेष अवस्था वाले बच्चों को और सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। यानी कि जो दोस्तों को एजुकेशन है यानी कि जो समग्र शिक्षा है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनमें और मानसिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको और जो सामान्य दिमाग वाले बच्चे होते हैं उनके साथ और पढ़ाना समग्र शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों अब हम प्रश्न की बात करने वाले हैं वो आने वाले जो आपकी एग्जाम के अंदर और जो लैंग्वेज पूछी जाएगी जिसमें प्रथम लैंग्वेज हिंदी आएगी, तो हिंदी के प्रश्नों की अब हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर हर सेगमेंट से प्रश्न उठाए, यानी कि जितने भी सेगमेंट आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको इस वीडियो के अंदर और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो छोटा होगा लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों अगर हिंदी से प्रश्नों की बात करें तो हिंदी का जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, अक्षर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि जो नष्ट ना हो। दोस्तों जो अक्षर होता है यानी कि जिसका क्षय ना हो, यानी कि जो नष्ट ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। तो अक्षर का शाब्दिक अर्थ जो नष्ट न हो वो होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ व्यक्त करता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए वाक्य। दोस्तों शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ और एक पूरा अर्थ व्यक्त करता है उसे हम वाक्य के नाम से जानते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण का अंग है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है उपयुक्त सभी। दोस्तों व्याकरण के अंदर हम और रचना भी पढ़ते हैं, ध्वनि यानी कि जो फोनेटिक्स होती है, साउंड होती है वो भी पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं, यानी कि उपयुक्त ये तीनों चीज़ें हैं वो हम व्याकरण के अंदर पढ़ते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों हमें और गृह शब्द के जो समानार्थी शब्द है वो बताने हैं। तो इसके जो विकल्प है दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी उपयुक्त सभी। दोस्तों जो गृह होता है उसके जो पर्यायवाची होते हैं वो दोस्तों ये घर भी उसी का पर्यायवाची है, कुटीर भी उसका पर्यायवाची है, निवास भी उसका पर्यायवाची है, निकेतन भी बोल सकते हैं, आवास भी बोलते हैं। ये सभी और घर के पर्यायवाची हमें देखने को मिलते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राम पढ़ रहा है कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए सरल वाक्य। दोस्तों राम पढ़ रहा है यह एक सरल वाक्य है। अगर दोस्तों हम वाक्यों के अन्य प्रकारों की बात करें तो प्रमुख रूप से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। दोस्तों अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करें तो इसमें 2 वाक्य उसे मिलकर इसका निर्माण होता है, जबकि मिश्रित वाक्य होता है दोस्तों उसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दोस्तों आपकी रीट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है और इंग्लिश लैंग्वेज से। तो दोस्तों आज का जो हमारा इंग्लिश का पहला प्रश्न है वो है हमें दोस्तों और सिनोनियम बताना है और किसका, ब्यूटीफुल का। तो ब्यूटीफुल शब्द का हमें सिनोनियम इस प्रश्न के अंदर बताना है। अगर दोस्तों हम सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम और पर्यायवाची को कहते हैं, यानी कि हमें ब्यूटीफुल शब्द का और सिनोनियम यानी पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी प्रिटी। दोस्तों जो ब्यूटीफुल शब्द होता है उसी का पर्यायवाची होता है प्रिटी, यानी कि प्रिटी का अर्थ भी सुंदर होता है, ब्यूटीफुल का भी अर्थ सुंदर होता है। तो दोस्तों इसका विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम ब्यूटीफुल के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो अल्यूरिंग, अट्रैक्टिव, ये इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर दोस्तों इसके एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द की बात करें तो जो अगली होता है वो इसका और एंटोनियम हो जाएगा। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है द अपोजिट ऑफ फास्ट। दोस्तों जो फास्ट होता है उसका हमें अपोजिट बताना है, यानी कि इसका एंटोनियम हमें बताना है, यानी विलोम शब्द। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी स्लो। दोस्तों फास्ट होता है उसका जो एंटोनियम यानी कि अपोजिट होता है वो होता है स्लो। फास्ट का अर्थ होता है तेज और स्लो का अर्थ होता है धीमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगर दोस्तों हम फास्ट के अन्य और वर्ड की बात करें तो क्योंकि इसका एक अन्य वर्ड हो जाएगा और इवेंचुएट भी इसका एक अलग वर्ड हो जाएगा। और भी अगर इसकी बात करें तो फास्ट की रैपिडली ये भी इसका और सिनोनियम हो जाएगा, जबकि स्लो हो जाएगा ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि ये इसका सिनोनियम है, रैपिड ये भी इसका सिनोनियम है, मूव है ये भी इसका सिनोनियम है, जबकि स्लो इसका एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है द कैट इज स्लीपिंग द टेबल, फिल इन द ब्लैंक। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक यानी कि जो रिक्त स्थान है उसके अंदर हमें और इन ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एप्रोप्रिएट यानी कि जो सबसे और ज़्यादा सूटेबल
जो आपका प्रपोजिशन है वो इसके अंदर फिल करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी अंडर। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर और अंडर प्रपोजिशन का यूज होगा, यानी कि द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, यानी कि जो बिल्ली है वो टेबल के और अंदर सो रही है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी अंडर इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। दोस्तों चाइल्ड शब्द का हमें प्लूरल यानी बहुवचन बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी चिल्ड्रन। दोस्तों जो चाइल्ड शब्द होता है वो एक वचन है, जबकि इसका जो बहुवचन यानी प्लूरल होगा वो होगा चिल्ड्रन। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न वो है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें दोस्तों करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी सी गोज़ टू स्कूल, यानी कि ये इसमें और आपको करेक्ट सेंटेंस देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अगर इस सेंटेंस की बात करें तो सी यहाँ पर और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, गोज है जो हेल्पिंग वर्ब है, टू प्रोपोजिशन है और स्कूल यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं गणित के प्रश्नों की। दोस्तों मैंने प्रत्येक और उससे सब्जेक्ट के प्रश्न शामिल किए जो कि आपकी रीट एग्जाम के लेवल 1 अथवा लेवल 2 के अंदर पूछे जाने हैं। तो आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों अगर हम मैथ के प्रश्नों की बात करें तो जो मैथ का आज का हमारा प्रश्न है वो है 15 × 10/2। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 75। दोस्तों अगर हम 15 × 10/2 करेंगे तो हमें उत्तर और 75 सामने आता है बॉड मास रूल लगा के। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है एक घन के कितने फलक होते हैं, यानी कि दोस्तों जो घन होता है उसमें कितने फलक होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 6, यानी कि एक घन में 6 फलक होते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा मैथ का अगला प्रश्न है वो है 0 का किसी भी संख्या से और गुना करने पर उत्तर क्या आता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी 0। अगर दोस्तों किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना किया जाएगा तो उसका उत्तर 0 ही रहने वाला है, जबकि दोस्तों किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ा जाएगा तो वह संख्या ही उत्तर आएगी और घटाया जाएगा तब भी वही संख्या रहेगी, यानी कि जोड़ने और घटाने से और किसी मूल संख्या पर और 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अगर 0 से गुना किया जाए तो और संपूर्ण संख्या 0 हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 180। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग और 180 डिग्री होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो भी हमें और सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। तो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, इसके अंदर हमें ये दिया गया है, यानी कि 15/5 - 18 + 20, इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी यानी 17, यानी कि 15/5 - 18 + 20 करेंगे तो 17 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब दोस्तों अगले अगर सेगमेंट की बात करें सब्जेक्ट की तो वो आता है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस स्टडी, यानी पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है पृथ्वी का कौन सा भाग पानी से ढका हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी 2/3, यानी कि दोस्तों पृथ्वी के 2/3 भाग पर हमें और पानी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 71% और जल है, जबकि 29% हमें और ज़मीन देखने को मिलती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सूर्य से ऊर्जा का कौन सा रूप हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी ताप और प्रकाश ऊर्जा। दोस्तों सूर्य के से हमें और ताप और प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर दोस्तों हम सूर्य की बात करें तो सूर्य पर और नाभिकीय संलयन द्वारा और हमें प्रकाश और ताप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जल का शुद्ध रूप में स्रोत कौन सा है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, वर्षा का जल। दोस्तों वर्षा का जल और सबसे और शुद्ध माना जाता है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, ऑक्सीजन। दोस्तों पेड़ पौधे जब अपना भोजन तैयार करते हैं तो वो और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी दोस्तों पेड़ पौधे और भोजन बनाते समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें उन्हें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हरित लवक एवं सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है तथा इसी प्रक्रिया में दोस्तों वे और ऑक्सीजन और मुक्त करते हैं, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, मुंह। दोस्तों मुंह से ही और भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे मुंह के अंदर एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि और भोजन को लसलसा बना देता है, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर भोजन की पाचन की बात करें तो छोटी आंत के अंदर और सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प वी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आने वाला है हमारा सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ से, जो कि लेवल 2 के अंदर पूछा जाता है। दोस्तों सामाजिक अध्ययन की अगर पहले प्रश्न की बात करें तो वो है दोस्तों हमें और पॉलिटी से देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है 26वें नंबर का वो है, भारतीय संविधान कब बना कर तैयार हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को और हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों अगर इस डेट की बात करें तो इस डेट का उल्लेख हमें और हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर भी देखने को मिलता है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी कारण से और 26 नवंबर को और वर्ष 2015 से और संविधान दिवस के रूप में और मनाया जाता है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, कंचनजंगा। दोस्तों भारत देश की बात करें तो इसका जो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। अगर दोस्तों हम कंचनजंगा की बात करें तो इसकी ऊंचाई हमें 8598 मीटर देखने को मिलती है, जो कि भारत की सबसे और ऊंची पर्वत चोटी है। अगर दोस्तों हम और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, और सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी के किनारे और हमें मोंटा डूंगरी पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो की सभ्यता देखने को मिलती है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसकी जो उत्खनन कार्य है वो 1921 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह एक कस्यकालीन सभ्यता है जो कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व की हमें देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, सारनाथ। दोस्तों सारनाथ से और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, जिसके अंदर हमें और 24 तीलियां देखने को मिलती है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, और 73वां अनुच्छेद। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमें और हमारे संविधान का 73वां और अनुच्छेद जो संविधान संशोधन है वो देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इस संविधान संशोधन की बात करें तो यह है 1992 के अंदर हुआ था। इसी के तहत और हमारे संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वह पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन सरकार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा और आपकी रीट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।